Hello guys and welcome back on another video of your own channel Commerce League। क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डेप्रिसिएशन आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, प्लेलिस्ट भी है, जाके उन सभी वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पर सारी वीडियोस को देखकर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन पर जरूर हिट कीजिए सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा डेली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियो मिलती रहे। आज की क्लास जो है वो डेप्रिसिएशन को हम पूरा समझाएंगे, बहुत इजी वे में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन बेसिकली है क्या चीज? देखो, सपोज करो कि जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, कोई फिक्स्ड एसेट आप परचेज करते हो, ठीक है। तो जब आप कोई सामान खरीदते हो जो फिक्स नेचर का है, लॉन्ग टर्म एसेट आप खरीदते हो, सपोज आपने कार खरीदी, ठीक है, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ये सब के सब लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बिजनेस एंटिटी खरीदती है, या सपोज आप खरीदते हो। आप क्योंकि अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, मैं क्योंकि अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, जनरल लोग हैं, जनरल लोग तो अकाउंटिंग करेंगे, ये सामान ले आएंगे और उसको कंज्यूम करते रहेंगे। लेकिन अकाउंट्स जब बनाई जाती है, जब बड़ी बड़ी बिजनेस एंटिटी या छोटी एंटिटी जो भी अपने काम को, ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में प्रॉपरली मेंटेन कर रहे होते हैं, उन लोगों को फिक्स्ड एसेट परचेज करने के टाइम पे कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। वो उस चीजों को आप समझिए। आज फिक्स्ड एसेट सपोज करो कि मान लीजिए कि 10 लाख का कोई कार खरीदा गया, या मैं चलो ले लेता हूं मशीनरी खरीदी गई, ठीक है। 10 लाख की मशीनरी खरीदने के बाद हर साल इसका जब यूज होता रहेगा तो यूज होते होते इसकी अपनी एक वैल्यू है जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है, या फिक्स्ड वैल्यू नहीं भी है तो वो वैल्यू हर साल कम होती चली जाएगी। सो डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही है, रिडक्शन। रिडक्शन किसमें? इन द वैल्यू। किसमें भैया? इन द वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर्म ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, जिस कॉस्ट पर ये सामान खरीदा गया था। तो एग्जांपल 10 लाख रुपए जो है वो उस प्लांट मशीनरी जो है उस पूरे पर्टिकुलर एसेट का अपना एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा या ओरिजिनल वैल्यू। ठीक हो गया। इस 10 लाख रुपए की वैल्यू में लगातार एक चीज होगी जिसको हम कहते हैं रिडक्शन, वैल्यू लगातार गिरती चली जाएगी, उसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि रीजन क्या है, क्यों होगा? एसेट की जो वैल्यू आपने आज खरीदी, आज जिस वैल्यू पे उस एसेट को आपने खरीदा, उस एसेट को ऐसा क्या हो जाएगा कि वो उसकी वैल्यू लगातार गिरती चली जाएगी? तो होगा ये सबसे पहला रीजन फिजिकल वियर एंड टियर। अब जैसे आप वियर और टियर का मतलब समझते हैं, वियर मतलब पहनना, टियर मतलब फाड़ के साइड देना। तो जब आप लगातार किसी भी एसेट को यूज करते चले जाते हो तो वो अपनी एक वैल्यू को लॉस्ट कर जाती है, मतलब अपनी वैल्यू खोती चली जाती है। नई चीज है, लगातार यूज करते करते वो पुराना भी हो रहा है ना। तो फिजिकली रूप से उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी खरीदने के टाइम पर, अब वो वैसी नहीं रही। इस वजह से उसकी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आई। उसी रिडक्शन को हम कहते हैं, चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम आपको सिखा रहे। सेकंड सेकंड आप कह सकते हैं कि ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंस ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि वैल्यू जो है वो लॉस्ट हो गई। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? इसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो कम होता चला जाता है, वो फेड होता चला जाता है वैल्यू। और मशीनरी आपने जब पहले खरीदी होगी और अब जब यूज करते करते मान लो 2 साल हो गया या 1 साल हो गया, तो वो वैसा तो नहीं रहा जैसा वो था ओरिजिनली। करेक्ट है। तो उस वैल्यू को हम लोग, जो वो लॉस्ट होती जाती है, उसको हम ऑब्सोलेंसेस कहते हैं। ऑब्सोलेंस मतलब होता है खोना। करेक्ट है। थर्ड आता है, मान लेते हैं कि सडन एक्सीडेंट हो जाए। तो जब अगर आपने मशीनरी खरीदी, एग्जांपल हम मशीनरी का ले रहे हैं, आप कार का ले लो, ठीक है, आप बिल्डिंग का ले लो। तो जब आपने कोई भी सामान खरीदा, अचानक से उसको
डैमेज हो जाए, अचानक से उसको चोट लग जाए, कुछ अचानक से इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी जो वैल्यू है वो नहीं रह जाती जिस वैल्यू पे आपने खरीदा था। आपने किस पे खरीदा था? हिस्टोरिकल वैल्यू पे। अब वो वैल्यू नहीं रह गई, तो सडन एक्सीडेंट होने के कारण भी उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। किसकी वैल्यू? फिक्स्ड एसेट्स की। और उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन। करेक्ट हो गया। फोर्थ, डिप्लेशन। क्या कह रहे हैं? डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी नेचुरल सोर्स, है ना, आप जब जमीन के अंदर से उसको खोद के निकालते हो, माइनिंग करके बाहर निकालते हो, तो माइनिंग करके बाहर निकालने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि डैमेज हो जाता है। जो सामान आपने निकाला, उसको निकालते निकालते उस प्रोसेस के अंदर कई प्रकार का उसको लॉस होता है, कई प्रकार की उसकी इमेज खराब होती है। इमेज का मतलब उस सेंस में नहीं, इमेज का मतलब उसका जो अपीयरेंस है वो काफी हद तक निकालते निकालते ही डैमेज हो जाता है। उस पर्टिकुलर डैमेज के कारण जो वैल्यू गिरती है उसे हम कहते हैं डिप्लेशन। वैल्यू का आ गया डिप्लेशन, उसे क्या कह दिया? डेप्रिशिएशन। तो इन चार कारणों की वजह से आपका जो फिक्स एसेट है अपनी वैल्यू को खोता है, और उस वैल्यू को लगातार खोने की वजह से एक पर्टिकुलर उसकी वैल्यू आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है। उस कॉन्सेप्ट को हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, डेप्रिशिएशन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से ऑपरेट होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पता है, 11th क्लास में आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो आईसीएआई जो सीए इंस्टीट्यूट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है कि पर्टिकुलर टॉपिक की अकाउंटिंग अगर करनी है तो उसको किस प्रकार किया जाएगा। ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नथिंग बट द सेक्शन एंड आर्टिकल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कह सकते हैं इस तरह से ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अपने प्रोविजंस होते हैं देश को चलाने के लिए, वैसे ही अकाउंटिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं अकाउंटिंग चलाने के लिए। वाओ सर, अमेजिंग। ऑलराइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से ही ऑपरेट होता है, ये भी ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि अकाउंटिंग करते हुए डेप्रिसिएशन को हम लोग बेसिकली 6 मेथड में पढ़ते हैं। वी हैव ब्रॉडली 6 मेथड्स, लेकिन 11th क्लास में आपके सिलेबस में मात्र आपको 2 ही मेथड पढ़ने हैं। सो पहले मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर हो गया? क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी हम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं भी समझ में आ जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट। सेकंड, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अब बात समझना, डिमिनिश का मतलब ये होता है वैल्यू गिरना। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का क्या मतलब है और एसएलएम का क्या मतलब है, बात समझिए। एसएलएम ये जो मेथड है ये कहता है कि टोटल आपने अगर 10 लाख रुपए का सामान खरीदा और मान लीजिए कि प्रोविजन ये है कि 10% पर एनम से वैल्यू कम होती चली जा रही है उस पर्टिकुलर एसेट की। कितने से? 10% से। अब आप बोलेंगे सर ये 10% क्या कहां से आ गया? 10% जो है वो काफी चीजों को, फैक्टर को ध्यान में रखते हुए होता है कि किस मार्केट में कितनी तेजी से एडवांसमेंट हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्सोलेंसेस के साथ, अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज्यादा जल्दी से हो रहा है कि बहुत जल्दी ही उस एसेट की वैल्यू खत्म होती आपको दिख जाएगी। इसीलिए उनको ध्यान में रखते, अगर मान लीजिए कि बहुत जल्दी तक वैल्यू आपको बना के रखनी है, तो जब तक आपका एसेट चल जाएगा, समझो, जब तक आपका एसेट आपने 10 लाख का खरीदा, अब मान लो आप एक्सपेक्टेड लाइफ आपकी जो यूजफुल लाइफ है, आप सोच रहे हो 10 साल तक तो कुछ नहीं गया। आप गाड़ी खरीद लो, खरीद लिया, 15 साल तक तो पेट्रोल की गाड़ियां दिल्ली में अलाउड ही है, तो मिनिमम हम ये कह सकते हैं कि भाई कम से कम 15 साल तक तो भाई इसकी यूजफुल लाइफ है। मतलब चाहे तुम यूज करो, चाहे तुम सेकंड ओनर को बेच दो, चाहे थर्ड ओनर को बेच दो, लेकिन वो 15 साल तक आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 15 साल तक डेप्रिशिएट होते होते वैल्यू अंत में जो बचेगी इसे हम रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। अभी मैं सिखाने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो अभी के अभी इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके फिर से देखिए, ठीक है? चलो।
सो SLM कहता है कि जो भी आपने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, उस पर 10% का आपने वैल्यू निकाला, तो 10% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा 10 लाख का? 1 लाख। करेक्ट है। इस 1 लाख को आप हर साल एवरी ईयर आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? लगे हाथ ये भी सीख लो। हम रिकॉर्ड करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? एक इनकम स्टेटमेंट है, और P&L अकाउंट आपका फाइनल अकाउंट्स का वो पार्ट है जिसको आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर में सीखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करेंगे? इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो पक्का ये एक्सपेंस नेचर होगा। जी भैया बिल्कुल है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन नॉमिनल नेचर का है? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पर भैया डेप्रिसिएशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा है क्या कि जेब से कोई पैसा गिर रहा है? नहीं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, पर कैश एक्सपेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जेब से वैल्यू गिर रही है और वो आपको दिख रही है, दिखेगी नहीं। करेक्ट है ना? तो जो फिजिकल एसेट पे वैल्यू गिर रही है आपको दिखेगी नहीं, पर मार्केट वैल्यू धीरे 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 उसकी कम होती चली जाएगी, उसी को कहा जा रहा है नॉन कैश एक्सपेंस। आई होप आप समझ गए। उसके बाद आता है भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम रिकॉर्ड जब कर देते हैं तो 1 लाख रुपए तब तक चलेगा। तो आप ये देखिए कि SLM निकाला कैसे जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डेप्रिसिएशन है वो निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। लिख दिया? जी भैया लिख दिया। इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करना। कौन सी वैल्यू माइनस करनी है? स्क्रैप वैल्यू। अब आप बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? अभी समझाता हूं। और डिवाइड कर देना है यूजफुल लाइफ से। इसे करेंगे यूजफुल लाइफ। देखो पहली बात तो हिस्टोरिकल कॉस्ट आपको समझ में आएगा, जिस ओरिजिनल वैल्यू पे आपने सामान खरीदा। स्क्रैप वैल्यू को हम अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है फाइनली, मान लो कि मशीनरी है, अब ये खराब हो गई, खत्म हो गई, एकदम बर्बाद हो गई, ये किसी ऑपरेशन के काम नहीं आ रही, लेकिन फिर भी है तो लोहा, है तो लोहा। तो भाई नहीं नहीं भी, तो मान लो 50,000 का लोहा ही बिक जाएगा। वो जो 50,000 है, या चलो मैं मान लेता हूँ 1 लाख का वैल्यू लोहा बिक जाएगा, किसी काम का नहीं है वो, लेकिन लोहा जरूर वो वैल्यू तो कैरी करेगा। अब वो बेचने पर मार्केट में 1 लाख रुपए का तो लोहा ही बिक रहा है, तो जो लोहा 1 लाख रुपए का बिक रहा है वो स्क्रैप वैल्यू होगा। स्क्रैप का मतलब कचरा। अंत में जितनी वैल्यू का सामान रह जाता है वो 1 लाख का रह जाएगा। 10 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, 9 लाख आएगा। यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ, इसके भी दो नाम है। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट को, या कि आपको यूज करके देगा या आपको चला के देगा। जैसे मैंने आपको 15 बताया, पेट्रोल की गाड़ी के केस में पेट्रोल 15 साल चल जाता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। वैसे ही आप मान लीजिए 10 साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मशीनरी 10 साल तो चल जाएगी भाई, उसी को यूजफुल लाइफ कहते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन को एग्जैक्ट ना कह के एक एस्टिमेशन ही कहते हैं, अनुमान के तहत ये चीजें सारी हो रही होती है। ठीक है, SLM समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो WDV मेथड आपको ये कहता है कि हर साल, बात समझना, बुक वैल्यू जो भी बची है, अब आपने जब सामान खरीदा होगा तो बुक वैल्यू पे खरीदा होगा, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे खरीदा होगा। उसके बाद इसमें हर साल, मतलब फर्स्ट ईयर का आप बात कर लो, इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं इसको, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन कटता चला जाता है। आपने 10 लाख का सामान खरीदा, 1 लाख की वैल्यू तो 1 साल में खत्म हो गई। अब कितनी बची? 9 लाख। तो अब 9 लाख रुपए पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगा? नोटिस करें तो आप देखोगे कि 90,000 दिख रहा है आपको। अब बताओ SLM मेथड से कितना लग रहा था पहले साल के बाद? 1 लाख का डेप्रिसिएशन, 1 लाख की वैल्यू गिरी। यहां कितने की वैल्यू गिरी? 90,000 की। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा आता है और यूजफुल लाइफ कम होती है। और WDV मेथड से आपका 90,000 की वैल्यू अगर कम हो रही है तो कम से कम 10,000 बच गया, तो 1-2 साल और आप अकाउंटिंग में उसको यूज कर सकते हो। तो WDV से डेप्रिसिएशन हमेशा कम आता है, SLM से बहुत
थोड़ा ज़्यादा आता है कंपेटिवली, क्योंकि वो कांस्टेंट मेथड पे चलता है, अमाउंट सेम ही रहता है। यहाँ पर परसेंटेज सेम रहती है, लेकिन बार बार हर साल, अब देखिए अगले साल तो देखो 9 लाख में से 90,000 कम हो जाएगा अगले साल, तो कितना बचेगा? अगले साल इसकी वैल्यू मिनिमम बचेगी 8,10,000। फिर आप 10% निकालेंगे, अब कितना निकलेगा ये? 81,000। लेकिन अगर एसएलएम से निकालते तो 1 लाख ही निकलता। अब देखो 19,000 का यहाँ पे मोटा मोटा आपको 1,90,000 का आपको अंतर नजर आ रहा है, सही है? नहीं, 81,000 है ना, 1 लाख में से 19,000 का अंतर आएगा, पर 19,000 इस बार शॉर्ट हो रहे हैं। सो आई होप ये आप इस समझ को डेवलप कर गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर आपने इसमें गेट की होगी। इसके बाद आपका सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो न्यूमेरिकल सेक्शन का है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, दिमाग में आ रही है, एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्त? एमोर्टाइजेशन। जैसे फिजिकल वैल्यू पे, टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू पे लगातार आपके डेप्रिसिएशन होते हैं, वैसे इंटेंजिबल एसेट पे, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इन सब पर जो वैल्यू कम हो रही होती है, वैल्यू तो उनकी भी कम होती है, उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं कहते। डेप्रिसिएशन किस केस में? टेंजिबल एसेट के केस में। और एमोर्टाइजेशन किस केस में? इनटेंजिबल एसेट के केस में। और एमोर्टाइजेशन जो है वो लगता किस पर है? इनटेंजिबल एसेट, समझ रहे? और इनटेंजिबल एसेट में एग्जांपल आपके सामने ही है, गुडविल, ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं आप, जो दिखते नहीं है वो सब, जिनकी वैल्यू होती है ना। हाँ, पर ध्यान रखना, गुडविल कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है जिसकी कोई वैल्यू ही ना होती हो, पर्टिकुलर वैल्यू है। कैसे निकाली जाती है गुडविल वगैरह, वो क्लास 12th में आप पढ़ने वाले। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार कीजिए, इसका सेकंड पार्ट लेके मिलूंगा। न्यूमेरिकल सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे, तो जिन बच्चों ने इससे कुछ ना कुछ सीखा है वो जरूर अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें। और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।